नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SIR या फिर विशेष गहन पुनरीक्षण कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चों को अभी भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि SIR एग्जैक्टली है क्या और इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो अंत तक बने रहेंगे ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। साथ ही साथ ये हमारे GS पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अति आवश्यक है, इसीलिए इसको समझना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अगर आप एक नागरिक हैं तो उसमें भी आपको समझना होगा कि एक सशक्त नागरिक अगर बनना है तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये बेसिकली हमारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन होंगे जिसमें हम समझेंगे कि समाचार क्या है बेसिकली। उसके बाद हम बात करेंगे SIR क्या है, संवैधानिक और विधिक आधार इससे संबंधित क्या है। और मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी मेरे आवाज़ के लिए, बिकॉज अभी थोड़ी सी आवाज़ मेरी शोर है। इसके अलावा प्रक्रिया की बात करें, SIR की पृष्ठभूमि की बात करें, वर्तमान परिदृश्य के बारे में बात करते हैं, महत्व और प्रासंगिकता के बारे में बात करते हैं, वैश्विक संदर्भ क्या है, कमियां और प्रतिकूलताएं क्या है, और आगे की दिशा क्या है। लास्ट में क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ करना है, एक एक करके देख लेते हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि हमें पता है शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है 1 दिसंबर से, और इसमें लगातार विपक्ष मांग रहा है कि इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है हम बिल्कुल चर्चा करेंगे, पर हम ये नहीं बता सकते कि क्या टाइमलाइन होगी चर्चा की। तो ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है। SIR है क्या, क्यों ये इतना ज्यादा परेशान कर रहा है लोगों को, और किस वजह से इस पर चर्चा होनी आवश्यक है, सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले SIR या फिर विशेष गहन पुनरीक्षण क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। SIR जिसको आप कहते हो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR। ठीक है, तो ये क्या है, अगर मैं आपसे बस पूछूं इसे आप कैसे बताएंगे क्या है। सबसे पहले क्या की अगर बात करें तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें निर्वाचन सूची का शुद्धिकरण होता है। अब क्या है शुद्धिकरण की प्रक्रिया, वो भी बात करते हैं। शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण का क्या मतलब है। शुद्धिकरण का मतलब है कि निर्वाचन सूची को ऐसे तैयार करना जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। ये गोल है, ये उद्देश्य है SIR का। इसमें जो 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंग्लिश की अगर हम बात करें, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं इसको। तो स्पेशल और इंटेंसिव ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। स्पेशल, स्पेशल का मतलब होता है विशेष, ये विशेष क्यों है, और इंटेंसिव का मतलब होता है गहन, और ये गहन क्यों है। विशेष इसलिए है क्योंकि जो सूची हर वर्ष निर्मित होती है निर्वाचन आयोग की तरफ से, जब भी राज्य चुनाव आता है या लोकसभा का चुनाव आता है, तो इसमें क्या होता है कि सूची ऑलरेडी मेंटेन रहती है। जो लोग ऐसी एज में आ चुके हैं, 18+ हो चुके हैं, जो चाह रहे हैं कि वो वोटिंग कर सकें, वो EPIC के थ्रू अप्लाई करके अपना नाम अद्यतन करते रहते हैं। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, प्रवासन हो चुका है, इन सारी वजहों की वजह से अगर उनका निर्वाचन सूची में नाम नहीं होना चाहिए तो वो हटाया जाता है। इस प्रकार से शुद्धिकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलर एक सूची तो बन रही है, इसके अलावा जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर हैं ये घर घर जाके सत्यापन करते हैं, जिसकी वजह से एक अतिरिक्त सूची बनाई जाती है। इसीलिए ये विशेष या फिर स्पेशल है। तो इसलिए बोला जाता है कि सामान्य सूची के अतिरिक्त, सामान्य सूची के अतिरिक्त इस सूची को निर्मित किया जाता है। ठीक है, इसीलिए विशेष है। दूसरी चीज गहन क्यों है, क्योंकि घर घर भौतिक रूप से सत्यापन होता है, किस व्यक्ति को रखना है सूची में, किसको हटाना है, यहाँ पे नागरिकों से जाके BLO खुद कांटेक्ट करते हैं, इसीलिए ये गहन है।
भौतिक रूप से सत्यापन के परिणाम स्वरूप ये गहन है। ठीक है, इसीलिए ये प्रश्न बन सकता है मेंस में और इंटरव्यूज में भी। ठीक है, और ये सत्यापन कौन करता है? ब्लॉक लेवल ऑफिसर या फिर BLO या फिर BLO। ठीक है, इस पर ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम जाने इसके कोई संवैधानिक और विधिक आधार हैं क्या? जी बिल्कुल है। दो प्रकार से हम देखेंगे इसके आधार क्या है। SIR क्यों कराया जाता है? SIR के आधार, दो प्रकार के आधार हैं। सबसे पहला आधार हम देखते हैं संवैधानिक। संवैधानिक आधार क्या है? और दूसरा है विधिक आधार। विधिक आधार क्या है? ये सारी चीजें आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत जरूरी है बेटा। विधिक आधार, संवैधानिक आधार का मतलब है संविधान में किस प्रकार से बताया गया है। संविधान में सबसे महत्वपूर्ण इससे संबंधित आधार है वो है अनुच्छेद 324 बेटा। अनुच्छेद 324 में साफ साफ बताया गया है कि अगर एक लोकतंत्र में चुनाव करना है तो चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग का होना जरूरी है। और ये निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी, एक दायित्व है निर्वाचन आयोग पे कि निर्वाचन आयोग किसी भी राज्य, किसी भी लोकसभा, विधानसभा आदि के चुनाव में ये निर्देशन भी करेगा, उसका दिशा निर्देश करेगा, साथ ही साथ किस प्रकार से नियंत्रण हो रहा है पूरी प्रक्रिया का, ये सारी चीजें निर्वाचन आयोग देखेगा। तो ये निर्वाचन आयोग को सशक्त करती है। निर्वाचन आयोग का सशक्तिकरण है। सशक्तिकरण किस आधार पे? कि चुनाव की प्रक्रिया का निर्देशन एवं नियंत्रण कैसे होना चाहिए। निर्देशन एवं नियंत्रण। ठीक है, दूसरा विधिक आधार। विधिक आधार क्या है हमारे पास? विधिक आधार है धारा 21, ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का धारा है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा है और ये कौन सा एक्ट है? 1950 का। इसमें इस धारा में बोला गया है कि अगर निर्वाचन सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, उस त्रुटि को हटाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि निर्वाचन आयोग कोई भी डिसीजन ले सकता है, जिसकी वजह से निर्वाचन आयोग अगर SIR कराना चाहता है तो वो करा सकता है। सूची में, चुनाव सूची या फिर निर्वाचन सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि को सुधारने हेतु निर्वाचन आयोग कोई भी प्रक्रिया ले सकता है, कोई भी प्रक्रिया पर अमल कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, मेजर जजमेंट्स हैं, जिसके आधार पर लोकतंत्र एक मूल ढांचे के रूप में देखा जाता है। दूसरा, ये लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए निर्वाचन आयोग को साफ साफ बताया गया कि निर्वाचन आयोग के ऊपर एक दायित्व है, एक संवैधानिक दायित्व है कि आपको जो इलेक्शन कराना है, जो कि लोकतंत्र का आधार है और लोकतंत्र खुद मूल ढांचा है संविधान का, तो इसमें
ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, इसको भी आप लिख सकते हो। क्या है? सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश या सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश, ये सारी चीजें आप मेंस में भी लिख सकते हो और प्री में भी लिख सकते हैं। प्री में भी क्वेश्चन बन सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, तो आप जानते हो बेटा, चीज जानते हो कौन सा? सबसे पहला केशवानंदा भारती केस 1973 का। केशवानंदा भारती, ये 1973 का केस है। केशवानंदा भारती केस में क्या बोला गया था कि लोकतंत्र जो है ये भारतीय संविधान के मूल ढांचे का एक भाग है। मूल ढांचे में आता है। पहला। दूसरा, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण केस था, TN शेषन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1995 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया एवं लोकतंत्र के संरक्षण के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। एवं लोकतंत्र के संरक्षण हेतु कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग जिम्मेदार है। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण केसेस हैं जिसके आधार पर हम SIR करवा रहे हैं कि लोकतंत्र को बरकरार रखना है और ये चुनाव आयोग द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रक्रिया देखते हैं कि इसकी प्रक्रिया असल में होती कैसे है। ठीक, सबसे पहले अगर हम इसकी प्रक्रिया को देखें तो सबसे पहली चीज इन्यूमरेशन फॉर्म है, उसको भरवाया जाता है, घर घर सत्यापन होता है। प्रक्रिया किसकी? ECI की। तो प्रक्रिया के आधार की अगर हम बात करें, पहले शॉर्ट में समझेंगे फिर लॉन्गर वर्जन। सबसे पहले BLO ये घर घर जाके सत्यापन करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये जानना है, घर घर सत्यापन में क्या होता है? घर घर सत्यापन में ये इन्यूमरेशन फॉर्म बांटते हैं। इन्यूमरेशन फॉर्म ये वोटर्स को दिया जाता है ताकि इसको फिल करें। 7 से 10 दिन का टाइम दिया जाता है। ठीक है, इसको फिर BLO फीड करते हैं, एक ऐप है ECI ऐप पे फीड करते हैं। पहली बार फीड करते हैं तो एक ब्लू ब्लिंक आता है। इसका मतलब ब्लू ब्लिंक अगर आया फोन में तो समझ जाइएगा कि आपके फॉर्म आपको मिल गया है, इसके बारे में ब्लू ब्लिंक बताता है। तो एक डिजिटल योजना भी है। तो अगर आप देख रहे हैं हमारे सामने फॉर्म दिया है, फॉर्म को फोटो खींच के BLO ने अपडेट किया है ऐप पे, तो समझ जाइएगा ब्लू ब्लिंक आ गया, मतलब कि फॉर्म आपके पास आ चुका है। और किस तारीख को आया, किस समय आया, ये भी बताया जाता है। तो ये फॉर्म वोटर के पास पहुंच चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद वोटर को 7 से 10 दिन का समय दिया जाता है। और फिर तीसरा स्टेप होगा इसमें फॉर्म कलेक्शन या फॉर्म को संग्रहित करना। फॉर्म संग्रह, फॉर्म को संग्रह करने के परिणाम स्वरूप
नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, जैसे फॉर्म आपसे वो कलेक्ट कर देंगे, फॉर्म कलेक्शन के बाद वो फिर से अपडेट करेंगे ऐप पे। ऐप पे इस समय ग्रीन ब्लिंक आता है। ग्रीन ब्लिंक में क्या होता है, ग्रीन ब्लिंक में समझ में आ जाता है कि आपका फॉर्म अपडेट हो गया है, ठीक है, फॉर्म अपडेट। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया ड्राफ्ट बनता है। ड्राफ्ट ये फाइनल नहीं होता है, इससे पहले देखा जाता है कि सबका नाम है कि नहीं, किसी का नाम फिर से 2 बार रिपीट नहीं हो गया है, किसी का नाम होना चाहिए पर नहीं है, यानी कि ये सारी चीज़ें त्रुटियों को इसमें आप ड्राफ्ट में देख सकते हैं। अगर ड्राफ्ट में आपका नाम नहीं है या किसी ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसका नाम नहीं होना चाहिए प्रवासन या मृत्यु की वजह से, तो आप अपने BLO से कॉन्टैक्ट करके उसको ठीक भी करवा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जब ड्राफ्ट में क्लेम्स वगैरह लिए जाते हैं, जो नाम ठीक करवाना हो आदि आदि, वो करवाया जा सकता है। फाइनल फिर अगले स्टेप में फाइनल लिस्ट बन के आती है, आखिरी सूची है। आखिरी सूची में सबका नाम होना चाहिए ताकि कोई भी त्रुटि ना हो। तो ये एक प्रक्रिया है, घर घर जाके प्रक्रिया होती है। BLO आपसे लगातार कांटेक्ट में रहता है, कभी भी कोई दिक्कत होती है तो BLO से आप अपने आप से ही कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक नहीं भरा है इसको ज़रूर भर दीजिए। फाइनल ड्राफ्टिंग हो रही है और फिर फाइनल ड्राफ्टिंग नेक्स्ट ईयर तक तैयार हो जाएगी। क्यों ज़रूरी है हमारे लिए जानना, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, सबको अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो जागरूकता बनाना भी हमारा ही काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें इसके महत्व की, महत्व भी बहुत ज़्यादा है इस पूरी प्रक्रिया का। अगर SIR की महत्व के बारे में बात करें या प्रासंगिकता के बारे में बात करें तो देखते हैं क्या क्या देख सकते हैं इसमें। SIR का महत्व एवं प्रासंगिकता। ठीक है, दोनों चीजें हमें देखनी है। महत्व सबसे पहले ये शुद्धिकरण कर रहा है। कोई भी त्रुटि होने के परिणाम स्वरूप आपकी जो पूरी चुनाव की प्रक्रिया है वो धूमिल हो सकती है, इसी वजह से शुद्धिकरण करना जरूरी है। सबसे बड़ा महत्व शुद्धिकरण का है। दूसरा महत्व है कि ये तकनीकी प्रक्रिया है और ये डिजिटल इंडिया के मिशन के तहत देखी जा रही है। डिजिटल इंडिया मिशन में क्या होता है, डिजिटल इंडिया मिशन में हर चीज डिजिटल है। अब यहाँ पे क्योंकि ECI का ऐप यूज हो रहा है तो डिजिटल साक्षरता भी लोगों में काफी आ रही है, तो ये हेल्प कर रहा है डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए। इसमें जन भागीदारी है ना, लोग खुद इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तीसरा महत्व है जन भागीदारी, जिसमें जन भागीदारी के परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं कि लोग काफी ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और ये लोकतंत्र को और सशक्त कर रहा है। इसके अलावा पारदर्शिता और जवाबदेही भी सेट हो रही है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही भी सेट हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक अप्रत्यक्ष चीज है, अप्रत्यक्ष रूप से कि गैर कानूनी नागरिकों को भी बाहर कर रही है। नागरिक नहीं है, गैर कानूनी प्रवासियों को ये बाहर कर रही है। कैसे? क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल के पास भी अब विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है, तो वहां पे जो बांग्लादेशी आसपास रहते हैं ये डर के मारे खुद ही भाग जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं करेक्ट, ये आपका महत्व हो गया, प्रासंगिकता और महत्व हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें चुनौतियां हैं, कुछ प्रतिकूलताएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण चुनौती राजनीतिक हस्तक्षेप है। तो सबसे पहली चुनौती राजनीतिक हस्तक्षेप। राजनीतिक हस्तक्षेप से क्या तात्पर्य है?
राजनीतिक हस्तक्षेप से तात्पर्य है कि लोगों को लग रहा है, और विपक्ष ने बहुत बार बोला है कि ईसीआई को डायरेक्ट किया जा रहा है कि किन लोगों को इंक्लूड करना और किन लोगों को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ा इशू माना जा रहा है। तो राजनीतिक हस्तक्षेप सबसे बड़ा इशू माना जा रहा है। प्लस लोगों को लग रहा है कि उनको एक प्रकार से निर्वाचन सूची में ना रखने की ये कोई चाल है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। नेक्स्ट, इसके अलावा चुनौती है जन जागरूकता में कमी। लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है एसआईआर होता क्या है, एसआईआर के बारे में नहीं जानते। अब सोचिए, जो एसआईआर के बारे में नहीं जानता, अचानक से उसके पास कोई पहुंच गया और दुनिया भर के उससे प्रश्न पूछने लगा कि वोटर आईडी दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, तो वो डर जाएगा। उसके पास अगर होगी भी तो नहीं दिखाएगा, उसे लगेगा ये किसी और प्रक्रिया का भाग है। तो ये भी दिक्कत है। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता की भी कमी है। डिजिटल साक्षरता की किस प्रकार से कमी है? लोगों को या तो पता नहीं है कि ऐप कैसे यूज करना है, क्योंकि बीएलओज उतने ज्यादा इस समय डिजिटल रूप से जागरूक नहीं है। तो कैसे ईसीआई का ऐप यूज करना है, कोई ट्रेनिंग ना होने के परिणाम स्वरूप त्रुटियां भी ज्यादा हो सकती हैं। तो इसी की वजह से त्रुटि जहां कम करने की हम कोशिश कर रहे हैं, त्रुटियों में बढ़ोतरी हो सकती है। और जिनको सच में देना है वोट, वो भी नहीं देंगे। जिनका नाम होना चाहिए नहीं है, क्योंकि डिजिटल रूप से साक्षर नहीं। और लास्ट है कि इस समय कार्य का बोझ बहुत ज्यादा है बीएलओ आदि पे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें अगर ठीक हो गई तो हम एसआईआर को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, कुछ इसके लिए हमारे पास वे फॉरवर्ड में चीजें हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ 2-3 न्यूज। जैसे पश्चिम बंगाल में 21 लाख से ज्यादा मौतें 1 दिसंबर तक मतदाता सूची में देखी गई। मतलब कि 21 लाख लोग डेड थे, उनका नाम सूची में देखा गया। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बना है। इसके अलावा बीएलओ की आत्महत्या के बीच में लगातार न्यूज हो रही है, कभी कोई बीएलओ की मृत्यु आ रही है, कभी किसी का वीडियो आ रहा है। तो ये भी एक इशू है। दिल्ली में बहुत ही जल्द एसआईआर होने वाला है। ठीक है, भारत के अलावा भी और कहीं ऐसी प्रक्रिया होती है क्या, देखते हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम में मतदाता सूची को अद्यतन बनाए रखने के लिए वार्षिक सर्वेक्षण, वर्ष सत्यापन के माध्यम से वार्षिक घर घर सत्यापन किया जाता है। अब वहाँ की जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं है ना जितनी भारत की है, तो वहाँ पे ही कर सकते हैं हर वर्ष। यहाँ तो लगभग 20 साल के बाद हो रहा है एसआईआर। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, कुछ राज्य स्वचालित मतदाता पंजीकरण का पालन करते हैं, सरकारी डेटाबेस से सीधे मतदाता आंकड़े प्राप्त करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अनिवार्य मतदान तथा एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की देखरेख के माध्यम से उच्च स्तर की नामावली शुद्धता सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इससे संबंधित कुछ हम आगे के कदम देख सकते हैं, क्या उठाए जा सकते हैं। पहले तो तकनीक का संतुलित उपयोग करें, तकनीक पे अति निर्भरता भी ना रहे, क्योंकि लोगों को अभी पता नहीं तकनीक का इस्तेमाल किया कैसे जाता है। जहां जहां डिजिटल पेनिट्रेशन नहीं है, वहां की जनता कैसे करेगी। इसके अलावा स्वतंत्र पर्यवेक्षक रहे, नगर पालिका, नागरिक समाज, अकादमिक क्षेत्र, सबको इसमें इंक्लूड करना है, ताकि कोई कल के दिन ये ना कह सके कि निर्वाचन आयोग ने किसी अन्य प्रकार से यहाँ पे इस पूरी सूची को मेंटेन किया है। इसके अलावा एक संवैधानिक और विधायी सुधार लाना चाहिए। निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया जो चुनने की होनी चाहिए वो सेम जैसे कॉलेजियम में होता है, कुछ वैसा लाना चाहिए, जिसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, सीजीआई, सबको इंक्लूड किया जा सके, ताकि कल के दिन ये जो ईसीआई के ऊपर भरोसा लोगों का उठ रहा है कि इलेक्शन कमीशन सरकार के साथ मिली है, ऐसा कोई इशू ना हो। इसके अलावा अब इससे प्रश्न संबंधित देख लेते हैं। निम्नलिखित समितियों में कौन सी समितियां चुनावी सुधारों से संबंधित है? तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति या चलैया समिति? 1 2 3 4 सारे ही करेक्ट है या नहीं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मुझे उन बच्चों का नाम लेना है जिन्होंने लास्ट आंसर दिया होगा। 2 मिनट रुके रहें। काफी बच्चों ने लास्ट का भी आंसर दिया है। ठीक है, नाको की स्थापना मैंने पूछी थी, तो उसमें प्रमिता ने सही आंसर दिया था, वेरी गुड प्रमिता, और तनु ने सही आंसर दिया था, वेरी गुड। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।